जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे नासा के कुछ विभाग परिवर्तन लाने के लिए जानबूझकर ऐसे संगठनात्मक रूटीन स्थापित कर रहे थे, जिनसे उनके इंजीनियर जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित हो। नासा में कोई किसी चीज में असफल भी हो जाए, तब भी तालियां बजाकर उसका मनोबल बढ़ाने का चलन था। जैसे अगर अंतरिक्ष में छोड़ा गया इंसान रहित रॉकेट कुछ ऊंचाई पर जाकर धमाके के साथ ध्वस्त हो जाए, तब भी उस रॉकेट के निर्माण में शामिल कर्मचारियों के लिए यह कहकर तालियां बजाई जाती कि भले ही वे असफल हो गए हो, पर उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। धीरे-धीरे यह एक संगठनात्मक आदत बन गई थी। इसी तरह 1970 में अस्तित्व में आई ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का उदाहरण लें। इस एजेंसी के पहले प्रबंधक विलियम रेक्केलोशो ने ऐसी संगठनात्मक आदतें विकसित की, जिससे उनके अधिकारी नियम लागू करने का काम आक्रामक ढंग से कर सके। वकीलों को मुकदमा दायर करने या किसी नियम को लागू करने हेतु अनुमति के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उनका लक्ष्य था नियमों को लागू करने की अनुमति फौरन प्राप्त करना। बात साफ थी, ईपीए में आक्रामक रूप से काम करने पर इनाम मिलता था। सन 1975 तक ईपीए हर साल 1500 से अधिक पर्यावरणीय नियम लागू करने वाली एजेंसी बन गई थी। ओनेल के अनुसार, जब भी मैं किसी सरकारी विभाग की ओर देखता, मुझे ऐसी आदतें नजर आती जिनके चलते या तो उस विभाग को सफलता हासिल हो रही थी या नाकामी। सबसे बेहतरीन एजेंसियों ने संगठनात्मक आदतों का महत्व जान लिया था। जिन एजेंसियों का काम वाहियात था, उन्हें चलाने वाले दरअसल वे लोग थे जिन्होंने कभी संगठनात्मक आदतों पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर वे इस बात पर भी हैरान होते कि आखिर कोई उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं करता। वाशिंगटन डीसी में 16 साल गुजरने के बाद सन 1977 में ओनेल ने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। वे सप्ताह के सातों दिन रोजाना 15 घंटे काम करते थे। इसके कारण वे अपनी पत्नी और 4 बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे। इस्तीफा देने के बाद ओनेल को इंटरनेशनल पेपर्स में एक नई नौकरी मिल गई। ये लुगदी और कागज बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। आगे चलकर ओनेल इस कंपनी के अध्यक्ष बने। तब तक ओनेल के कुछ पुराने मित्र जो उनके साथ सरकारी अधिकारी रह चुके थे, एल्कोआ कंपनी के बोर्ड के सदस्य बन चुके थे। इसलिए जब एल्कोआ के लिए नया सीईओ चुनने का मौका आया, तो उन्होंने सबसे पहले ओनेल का नाम लिया। इस प्रकार ओनेल ने वह मशहूर सूची बनाई, जिसमें सीईओ का पद स्वीकार करने पर उनकी मुख्य प्राथमिकताओं का उल्लेख था। उस समय एल्कोआ की स्थिति ठीक नहीं थी। समीक्षकों का कहना था कि एल्कोआ के कर्मचारियों में फुर्ती और चतुरता की कमी है और उनके द्वारा बनाए उत्पादों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। इसके बावजूद ओनेल की सूची में उत्पादों की गुणवत्ता अथवा कर्मचारियों की कार्यक्षमता को शीर्ष स्थान नहीं मिला था। एल्कोआ एक बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी थी। ऐसी कंपनियों या संगठनों में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। केवल कुछ सुझाव देने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। ओनेल से पहले एल्कोआ के जो सीईओ थे, उन्होंने जब नए सुधारों को लागू करने के आदेश दिए, तो कंपनी के 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। ये हड़ताल इतने घातक मोड़ पर पहुंच गई थी कि कर्मचारी पार्किंग लॉट में मैनेजर के पुतले बनाकर जलाने लगे थे। उस समय एल्कोआ में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया, एल्कोआ के कर्मचारी खुश नहीं थे। ये संगठन मैनसन परिवार जैसा हो गया था। बस फर्क ये था कि यहाँ धातु पिघलाने का काम होता था। ओनेल समझ गए कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए जो यूनियन और अधिकारियों तक सभी को मंजूर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण था। वे कुछ ऐसा चाहते थे जिससे सभी लोग एक साथ आ सके। कुछ ऐसा जिससे लोगों के काम करने और संवाद करने के तरीकों में परिवर्तन लाया जा सके। वे बताते हैं कि मैं मूलभूत ज़रूरतों की ओर मुड़ गया। हर कोई चाहता था कि उसका काम ऐसा हो जहाँ कोई खतरा ना हो और वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। आदर्श स्थिति ये होती है कि कोई कर्मचारी काम पर आते समय जितनी अच्छी स्थिति में हो, काम से लौटते समय भी उतनी ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये विचार नहीं होना चाहिए कि यहाँ उनकी जान खतरे में है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए मुझे रोजाना अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। इसलिए मैंने अपना ध्यान कर्मचारी सुरक्षा पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। मेरी सूची की पहली प्राथमिकता थी लोगों की सुरक्षा संबंधी आदतें परिवर्तित करना। ओनेल ने अपनी सूची के शीर्ष पर सुरक्षा लिखा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ काम में जुट गए। ये उद्देश्य था अकस्मात दुर्घटनाओं की संख्या शून्य तक पहुंचाना। न केवल कारखानों में बल्कि हर विभाग में शून्य दुर्घटनाएं। उन्होंने स्वयं से वादा किया कि
वे इस उद्देश्य को पूरा करके रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आखिरकार ओनेल एल्कोआ के सीईओ का पद स्वीकारने को राजी हो गए। सीईओ का पद स्वीकारने के कुछ महीनों बाद ओनेल टेनेसी राज्य में स्थित एक कारखाने में गए जहां धातुओं को पिघलाने का काम किया जाता था। ओनेल ने वहां के कर्मचारियों से कहा कि वे उनसे मिलकर बहुत खुश हैं, हालांकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वॉल स्ट्रीट में एल्कोआ के सीईओ को लेकर अभी भी खलबली मची हुई थी। यूनियनें भी चिंताग्रस्त थीं, ऊपर से एल्कोआ के कुछ उपाध्यक्ष इस बात से नाराज थे कि सीईओ के पद के लिए उनके नाम पर विचार ही नहीं किया गया। वहीं ओनेल का सारा ध्यान केवल कर्मचारियों की सुरक्षा पर था। अमेरिका में एल्कोआ के कई कारखाने थे। ओनेल ने एक-एक करके सभी कारखानों का दौरा किया। इसके बाद वे 31 देशों में फैली एल्कोआ के सभी कारखानों का भी दौरा करने वाले थे। ऐसे ही एक दौरे पर उन्होंने एक कारखाने के कर्मचारियों से कहा, मैं आपसे किसी भी मसले पर समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन एक मसला ऐसा है जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता और वह है आपकी सुरक्षा। मैं चाहता हूँ कि आपको कभी ये कहने की नौबत ना आए कि कंपनी की ओर से आपकी सुरक्षा में कोई कमी रह गई। अगर आप इस मसले पर मुझसे उलझेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि आप मुझसे जीत नहीं पाएँगे। ओनेल के इस प्रस्ताव की खासियत ये थी कि कोई भी कर्मचारी अपनी सुरक्षा के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता था। कई वर्षों से कर्मचारियों की यूनियनें सुरक्षा के कड़े नियमों के लिए संघर्ष कर रही थी। मैनेजर भी इस विषय का विरोध नहीं चाहते थे। मैनेजर भी इस विषय का विरोध नहीं चाहते थे क्योंकि सुरक्षा कम होने से दुर्घटना का डर था। दुर्घटनाओं से कंपनी की कार्यक्षमता कम होती है और कर्मचारियों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाए कि ओनेल की शून्य दुर्घटना योजना दरअसल एल्कोआ के अब तक के इतिहास में कंपनी के पुनर्निर्माण की सबसे अग्र योजना थी। एल्कोआ के कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे का मूल कारण ढूंढना जरूरी था। इस कारण को जानने के लिए उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन कर उसमें होने वाली गलतियां पहचानने की आवश्यकता थी और इसके लिए ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत थी जो कारखानों की उत्पादन प्रक्रिया के विशेषज्ञ हो। इन विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को क्वालिटी कंट्रोल की जानकारी दी, साथ ही उन्हें सबसे सही और कारगर तरीके भी सिखाए ताकि काम आसानी से पूरा हो, क्योंकि सही तरीका ही सुरक्षित तरीका है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एल्कोआ को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसार की सबसे बेहतरीन और सुगठित एल्यूमीनियम कंपनी बनना था। ओनेल की कर्मचारी सुरक्षा योजना आदत के फंदे को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उन्होंने एक सरल इशारा चुना, कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटना। उन्होंने एक ऑटोमेटिक रूटीन स्थापित किया। दुर्घटना की स्थिति में उस यूनिट के प्रमुख की ये जिम्मेदारी थी कि वे 24 घंटों के अंदर ओनेल को घटना की जानकारी दे और साथ ही ऐसी योजना भी बनाए जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। इसका एक इनाम भी था, केवल उन्हीं लोगों को पदोन्नति मिलेगी जो इस योजना को अपनाएंगे। यूनिट के प्रमुख हमेशा बेहद व्यस्त रहते थे। ओनेल को 24 घंटे के अंदर दुर्घटना की सूचना देने के लिए यह जरूरी था कि उन्हें दुर्घटना होते ही अपने उप प्रमुख से इसकी जानकारी मिल जाए। इसके लिए उप प्रमुखों को निरंतर फ्लोर मैनेजर के संपर्क में रहना पड़ता था। इसके लिए जरूरी था कि काम में किसी भी प्रकार की समस्या नजर आते ही कर्मचारी इस बारे में चेतावनी जारी कर दे। इसके साथ ही उन्हें सुझावों की एक ऐसी सूची भी रखनी पड़ती थी ताकि कोई उप प्रमुख जब भी इस योजना पर कुछ पूछना चाहे तो उनके पास पहले से अनेकों सुझाव हो ताकि नई संभावनाओं के लिए रास्ता खुल सके। ये सब सुचारू रूप से संभव हो, इसके लिए हर यूनिट को संवाद की एक नई व्यवस्था बनानी पड़ी, जिसके जरिए छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपने सुझाव या कोई तरकीब बड़े से बड़े अधिकारी तक जल्द से जल्द पहुंचा सकता था। ओनेल की सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के अलग-अलग पदानुक्रम यानी उनकी श्रेणी ग्रेड को लगभग पूरी तरह परिवर्तित करना पड़ा। इस तरह ओनेल नई कॉर्पोरेट आदतें विकसित कर रहे थे। एल्कोआ की सुरक्षा संबंधी आदतें परिवर्तित होने पर कंपनी के दूसरे पहलुओं में भी आश्चर्यजनक गति से बदलाव होने लगे। कर्मचारी यूनियन कई वर्षों से हर कर्मचारी की व्यक्तिगत कार्यक्षमता का आकलन जैसे नियमों का विरोध कर रही थी, लेकिन अब इस पहलू पर अचानक हर कोई ध्यान देने लगा क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में समस्या कहाँ पैदा हो रही है और कहाँ दुर्घटना होने की आकांक्षा है, ये जानने के लिए हर कर्मचारी की कार्यक्षमता का आकलन आवश्यक था। इस प्रकार किसी प्रोडक्शन लाइन की गति जरूरत से ज्यादा तेज लगने पर कर्मचारी उस प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का निर्णय अब स्वयं ले सकते थे, जबकि मैनेजरों ने लंबे समय तक इस नीति का विरोध किया था।
लेकिन दुर्घटना टालने का सबसे अच्छा तरीका भी यही था। इसलिए अब वे स्वयं इस नीति को लागू कर रहे थे। इन सब चीज़ों के कारण देखते ही देखते कंपनी में इतना परिवर्तन आ गया कि कुछ कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन में भी सुरक्षा संबंधी आदतों के प्रभाव दिखने लगे। एल्कोआ के तत्कालीन सुरक्षा संचालक जेफ शोकी अपना अनुभव बताते हैं कि 2-3 वर्ष पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में था और मेरी नज़र यूं ही खिड़की के बाहर गई। 9th स्ट्रीट के पुल पर 2 लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपना काम सुरक्षित ढंग से नहीं कर रहा था। वहाँ 2 लोग थे, जिनमें से एक पुल की रेलिंग पर खड़ा था और दूसरे ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसका बेल्ट पकड़ रखा था। उन दोनों ने ना तो कोई सुरक्षा कवच पहना था, ना ही उनके पास केबल, रस्सी आदि नज़र आ रहे थे। हालाँकि उन दोनों का जेफ शोकी या एल्कोआ से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वे किसी अन्य कंपनी के कर्मचारी थे। लेकिन वह सब देखकर जेफ शोकी फौरन अपनी कुर्सी से उठे, सीढ़ियों से 5 मंजिल नीचे उतरे और उन लोगों के पास जा पहुँचे। "ज़रा सुनो, तुम लोग इतने असुरक्षित ढंग से क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें सुरक्षा कवच का उपयोग करना चाहिए।" जेफ की ये सलाह सुनकर उनमें से एक ने बताया कि उनका सुपरवाइजर सुरक्षा उपकरण लाना ही भूल गया। फिर क्या था, जेफ ने वहाँ के स्थानीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन कार्यालय में तुरंत उस सुपरवाइजर की शिकायत कर दी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक दिन उसके घर के करीब रास्ता खोदने का काम चल रहा था, लेकिन उसने देखा कि उन कर्मचारियों के पास टेंच बॉक्स, कर्मचारियों को चोट लगने से बचाने वाला एक उपकरण जो ढाल की तरह काम करता है, उनके पास था ही नहीं। यह देखकर वे अधिकारी उसके पास गया और उन्हें सही ढंग से काम करने का महत्व बताने लगा। जबकि वह सप्ताह का आखिरी समय था और अधिकारी अपने बच्चों के साथ कार में था। पर जब उसने ये दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह उन लोगों को सुरक्षा का महत्व समझाने लगा। उसकी यह प्रक्रिया सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि छुट्टी के दिन भला कौन अपने बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय दूसरों को समझ देने निकलता है। लेकिन इस घटना से ये स्पष्ट था कि एल्कोआ के कर्मचारियों को अब सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब यह उनसे स्वतः ही हो रहा था। ओनेल ने कभी भी ये दावा नहीं किया था कि कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने से एल्कोआ का मुनाफा बढ़ जाएगा। लेकिन उनके द्वारा बताए गए नए-नए रूटीन जब पूरे संगठन में फैले तो उत्पादन का खर्च कम हो गया, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ी और कंपनी की कार्यक्षमता। अगर पिघली हुई धातुएं उड़ेलते समय मजदूरों को चोट लगती तो धातु उड़ेलने की पूरी प्रणाली की पुनर्रचना कर दी जाती थी। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने लगी और पैसों की भी बचत हुई, क्योंकि दुर्घटनाओं के दौरान जो कच्चा माल गिरकर बर्बाद हो जाता था, वे बंद हो गया। अगर मशीन बार-बार बंद होती थी, तो नई मशीन लगा दी जाती थी। इससे मशीन के किसी टूटे हिस्से से मजदूरों को चोट लगने की घटनाओं की संख्या में कमी आई। एल्कोआ ने पाया कि मशीनों में खराबी के कारण एल्यूमीनियम की गुणवत्ता कम हो जाती थी, इसलिए मशीनें बदलने से उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार आया। इस विषय का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को अलग-अलग मौकों पर और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार की कार्यशीलता के उदाहरण मिले। उदाहरण के तौर पर ऐसे शोध कार्य जिनमें तयशुदा दैनिक क्रियाओं पर व्यायाम के असर का अध्ययन किया गया। जब लोग आदतन व्यायाम करने लगते हैं, चाहे वे सप्ताह में केवल एक ही बार क्यों ना हो, तो उनके जीवन के ऐसे पहलुओं में भी परिवर्तन होने लगता है, जिनका व्यायाम से कोई संबंध नहीं होता। कई बार ये परिवर्तन अनजाने में होता है। आमतौर पर आदतन व्यायाम करने वाले लोग पौष्टिक भोजन करते हैं और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। वे धूम्रपान वगैरह नहीं करते या अगर करते भी हैं तो बहुत कम। इसके साथ ही वे अपने मित्रों एवं परिवार के साथ भी सब्र से पेश आते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी कम करते हैं और अपेक्षाकृत कम चिंता करते हैं। इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है, पर अनेक लोगों के लिए व्यायाम एक ऐसी आदत रही है, जिससे उनके जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के शोधकर्ता जेम्स प्रोक्सा कहते हैं, व्यायाम प्रभावी होता है। व्यायाम में कुछ ऐसा होता है, जिससे अन्य अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। इस दिशा में हुए अनेक शोधों से पता चलता है कि जिन परिवारों को एक साथ भोजन करने की आदत होती है, उन परिवारों के बच्चों में गृह कार्य, स्कूल से दिया जाने वाला होमवर्क पूरा करने और अच्छे अंक प्राप्त करने जैसे गुणों के अलावा बेहतर भावनात्मक नियंत्रण और ज़्यादा आत्मविश्वास भी होता है। रोजाना अपना बिस्तर ठीक करने की आदत, बेहतर कार्यक्षमता, भलाई की भावना और बजट का पालन करने जैसे गुणों से जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ भोजन करने अथवा बिस्तर ठीक करने भर से पढ़ाई में अच्छे नंबर मिल जाते हैं या खर्चीला स्वभाव नियंत्रण में आ जाता है।
इसके पीछे क्या कारण है, यह तो स्पष्ट नहीं है, पर शुरुआती दौर के ये परिवर्तन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को जन्म देते हैं, जिससे अन्य अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।